दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हाइजीन से कोई मतलब ही नहीं। ऐसे ही लोगों में से एक थे चीन के शासक माओ जेडोंग, जिन्हें माओ त्से तुंग के नाम से भी जाना जाता है। माओ के फिजिशियन और बेहद करीबी रहे ली जियोन ने अपनी किताब द प्राइवेट लाइफ ऑफ चेयरमैन माओ में माओ के अजीबोगरीब रहन सहन का विस्तार से जिक्र किया है। माओ का डेंटल हाइजीन से कोई मतलब नहीं था। वे लगातार पहले अपने डॉक्टरों और फिर अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी ये स्वीकार करते थे। उनका कहना था कि वो रोज सुबह उठकर गर्म चाय से दांत साफ करते हैं। डॉक्टर ली ने अपनी किताब में लिखा है कि चाय से दांत साफ करने का उनका तरीका खास बढ़िया नहीं था। इसका रिजल्ट माओ के दांतों पर दिखा। उन पर काली हरी गंदगी जमी हुई थी और जल्दी ही उनके मसूड़े सड़ने लगे और उनमें मवाद बनने लगा। हालांकि तब भी माओ ने डॉक्टरों की सलाह मानने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि शेर कभी मुंह नहीं धोता, इसलिए उसके दांत इतने नुकीले होते हैं। चीन के इस नेता को नहाने से भी सख्त बैर था। वैसे ये बात और है कि तैराकी माओ का शौक था और वह ठीक ठाक तैराकी कर लेते थे। साल 1966 में 70 साल के हो चुके थे माओ, लेकिन खुद को उतना ही जवान और चुस्त दिखाने के लिए उन्होंने क्रॉस यॉन्ट स्विमिंग कंपटीशन आयोजित किया। योंग्स नदी पर आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर के 5000 तैराक शामिल हुए। प्रतियोगिता शुरू हुई और माओ जीत गए। दावा किया गया कि 70 साल के नेता ने 15 किलोमीटर की दूरी महज 65 मिनट में तय की, यानी हर सेकंड में 3.8 मीटर। दुनिया के महान तैराक भी इतनी तेज तैराकी नहीं कर सके। इसके बाद नेता के नदी पार करने का कोई वीडियो नहीं आया, लेकिन चीन के अखबार दावा करते रहे कि उनके पास सुपर ह्यूमन ताकत है, जिससे वे 70 की उम्र में ही किसी जवान से आगे हैं। माना जाता है कि खेतों और जंगलों के बीच पले बड़े माओ टॉयलेट के इस्तेमाल से भी परहेज था। वे इसके लिए जंगलों में जाया करते और साथ में बॉडीगार्ड होते। माओ के बारे में एक दिलचस्प किस्सा ये है कि साल 1949 में वे मॉस्को रूस पहुंचे तो उन्हें यकीन था कि उनका खूब स्वागत होगा। इसके उलट माओ को पहुंचते ही उन्हें होटल ले जाकर छोड़ दिया गया और बार बार खाना भेजा गया। गुस्से में माओ चीखने लगे कि वे यहाँ खाने और वॉशरूम जाने के लिए नहीं आए। इधर स्टालिन को इंतजार था कि कब माओ टॉयलेट जाएं और कब उनके मॉडिफाइड टॉयलेट से उनका मलमूत्र इकट्ठा कर उसकी जांच हो सके। तब तत्कालीन सोवियत संघ के लीडर स्टालिन का मानना था कि माओ के अपशिष्ट में अगर पोटेशियम की भरपूर मात्रा नहीं मिले तो इसका मतलब है कि वे घबराए हुए हैं। तानाशाह स्टालिन को घबराए हुए नेता से किसी बात या करार का शौक नहीं था, और हुआ भी यही। काफी वक्त बाद माओ से मिलने के बाद भी स्टालिन ने उनके साथ किसी खास मुद्दे पर बात से इनकार कर दिया। ऐसी अजीबोगरीब बातों के अलावा माओ को उनकी रंगीन मिजाजी के लिए भी याद किया जाता है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाहों के हरम की तर्ज पर माओ भी जहां जाते अपने साथ युवा लड़कियों का डांस ग्रुप ले जाते। इसे कल्चरल वर्क ट्रॉप कहा जाता था, जिसका काम था माओ के साथ नृत्य करना। हालांकि नृत्य खत्म होते होते माओ ग्रुप में से किसी एक को चुनकर अपने साथ अपने बेडरूम में ले जाया करते। उम्र बढ़ने के साथ माओ में औरतों के साथ की इच्छा और बढ़ती चली गई और वह उनसे घिरे रहने लगे। चीनी कहावत के अनुसार वे मानते थे कि ऐसा करने पर उनका पौरुष लौट आएगा। माओ का डॉक्टर उन्हें चेताता भी था, लेकिन उन्होंने ये जारी रखा। माओ के साथ रह चुकी बहुत सी युवतियों को यौन रोग हो गया, जो कि उन्हीं से ट्रांसफर हुआ था, लेकिन युवतियों के लिए ये बेज ऑफ ऑनर था और कभी किसी ने खुलकर विरोध नहीं किया। वैसे विरोध न करने की एक साफ और असल वजह यह भी हो सकती है कि माओ उस दौर में चीन के सबसे शक्तिशाली शख्स थे, जिनके बारे में कुछ भी कहना जान से हाथ धोना था।
इसका अंदाजा माओ के 4 पेस्ट कैंपेन से लगाया जा सकता है। साल 1958 में माओ ने एक मुहिम शुरू की। इसके तहत खेती को नुकसान पहुंचाने वाले 4 जीव जंतुओं को मारने का फैसला हुआ। चूहे, जिनसे फ्लैग फैलता है, मच्छर क्योंकि वे मलेरिया फैलाते हैं, और मक्खियां जो कि हैजा फैलाती हैं। इनके साथ चौथी थी गौरैया। माओ का मानना था कि ये चिड़िया फसल के दाने खा जाती है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। 4 पेस्ट कैंपेन के बाद चूहे, मच्छर और मक्खियों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन पूरे चीन से गौरैया लगभग खत्म हो गई। जिस गौरैया को किसानों का दुश्मन और अनाज खाने वाला कहकर मार दिया गया था, वो असल में टिड्डियों को खाकर फसलों की रक्षा करती थी। 1960 में फसल बहुत कम आई, क्योंकि सारे धान पर टिड्डियां लग चुकी थीं। गौरैया ना होने के कारण टिड्डियां और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे कीड़ों की तादाद तेजी से बढ़ चुकी थी। पैदावार लगातार घटती गई, और यहाँ तक कि इस वजह से चीन में भयंकर अकाल पड़ा। माना जाता है कि इस दौरान 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग चीनी आबादी मारी गई। इसे ग्रेट चाइनीज फेमिन के नाम से जाना जाता है। आज भी इस पर चीन में बात वर्जित है, यहाँ तक कि इसे रिपोर्ट करने वाले पत्रकार योंग जिसेंग की किताब टॉम स्टोन पर चीन में बैन लगा दिया गया। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप सभी से गुजारिश भी करते हैं कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।